हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में इसका भाग 2 कवर करेंगे, यानी पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने विश्व की पहली नगरीकृत सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जाना था। मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय दजला और फरात नदियों के बीच में हुआ और वर्तमान में मेसोपोटामिया का जो प्रदेश है ये वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। हमने पार्ट 1 में मेसोपोटामिया की भाषा के बारे में, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में, इसकी लेखन कला के बारे में, इसकी जो लेखन प्रणाली की विशेषताएं हैं या फिर यहाँ पर जो कीलाकार लिपि है, इन सब के बारे में चर्चा की थी। तो आज आपके पार्ट 2 की यहाँ पर हेडिंग आएगी दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। ये आपकी हेडिंग, अगली हेडिंग आएगी। देखिए, आपने पार्ट 1 में 14 पॉइंट कवर कर लिए थे, तो अब यहाँ पर आपका 15वां पॉइंट चलेगा। तो यहां पर इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, बात करें यहां पर दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण की, तो 5000 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था और इन बस्तियों में से कुछ ने तो प्राचीन शहरों का रूप भी ले लिया था। अब देखिए, यहां पर जो शहर थे, ये शहर ठीक वैसे ही शहर थे जैसे हमारे प्राचीन भारत में हुआ करते थे, जैसे मंदिर शहर हैं, व्यापार केंद्र वाले शहर हैं या फिर शाही शहर हैं। तो यहां पर भी 3 प्रकार के शहर थे, जिनमें एक मंदिर शहर थे, व्यापार केंद्र वाले शहर थे और शाही शहर। शाही शहर का मतलब क्या है? किसी राजा ने वो नगर बसाया हो और अपनी राजधानी उसे बनाया हो, तो शाही शहर है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर शहर बताए गए हैं। हालांकि आपकी किताब में यहाँ पर 2 प्रकार के शहरों पर ज्यादा बल दिया गया है, जिसमें एक तो मंदिर शहर है और दूसरा जो है व्यापार केंद्र वाले जो शहर हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 15वां पॉइंट लिखेंगे और 15वें पॉइंट में आप यहां से लेकर यहां तक नोट डाउन करेंगे। इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे कि ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए और शेष शाही शहर थे। तो ये आपका 15वां पॉइंट हो जाएगा और 15वें का सब पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग मंदिर शहर की बात करेंगे। मंदिर शहरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। देखिए, बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने और इन बाहर से आए हुए लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, उनके मूल स्थान का पता नहीं है, तो इन्होंने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या फिर पहले से जो मंदिर बने हुए थे उनका पुनर्निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। यहां पे बताया गया है कि सबसे पहला जो ज्ञात मंदिर है एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर जो होते थे वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे। जैसे यहां पर बताया गया कि उर जो चंद्र देवता था, इनान्ना जो प्रेम की देवी, प्रेम और युद्ध की देवी थी। यहां पर शुरुआती जो मंदिर हैं, यहां पे प्रारंभिक जो मंदिर होते थे वो इनके जैसे जिस प्रकार के घर बने हुए होते थे ठीक उसी प्रकार के होते थे। यानी इनके प्रारंभिक मंदिरों में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। जैसे ये घर बनाते थे उसी प्रकार के मंदिर बनाते थे। यहां पर तर्क ये दिया गया है कि मंदिर भी तो भगवान का घर ही होता है, इस वजह से मंदिर जो होते थे वो लगभग इनके घर के रूप के ही होते थे। तो यहां पर आप अगला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर 16वां पॉइंट आप लिखेंगे कि यहां पर आप लिखेंगे मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इनान्ना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे आगे, और समय के साथ ये बड़े होते गए। ये भी आप यहां पर लिखेंगे। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट आपका आएगा, यहां पर आप इसी में अगले सब पॉइंट में लिखेंगे। 16 का सेकंड सब पॉइंट आएगा, कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे। यह आपका 16 का सेकंड सब पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए, मंदिर के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं कि मंदिर कैसे होते थे। मंदिरों के बारे में बताया गया कि मंदिर की जो बाहर की दीवारें हैं, यहां पे आप अगला पॉइंट आप 17वां पॉइंट लिखेंगे कि मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी और ये मंदिरों की विशेषता थी। देखिए, 17वां पॉइंट मत करिए, इसे 16वां का ही थर्ड सब पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, कि मंदिरों की विशेषता क्या थी कि मंदिरों की जो बाहरी दीवारें थी कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर की ओर
भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी और यही मंदिरों की विशेषता थी। तो ये तो मंदिरों की बात हो गई। अब मंदिरों में जो देवता होते थे उनकी बात हो रही है कि देवता कौन होता था और देवता की पूजा कैसे होती थी, इनके बारे में बताया गया, देवता के बारे में बताया गया है। तो मंदिरों में जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर किसी देवता के लिए समर्पित होते थे, तो देवता जो थे वो पूजा का केंद्र बिंदु होते थे। तो 17वां पॉइंट आपका यही है कि देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था और लोग जो हैं वो देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था और समय आने पर वो विभिन्न प्रकार की जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो उनको प्रक्रमित करने का जो कार्य है वो मंदिर प्रांगण में ही करते थे। जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना, ये सब कार्य क्या है मंदिरों के प्रांगण में ही किए जाने लगे। ये बात भी यहां पे बताई गई है। तो 17वां पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। इसी में ही सब पॉइंट लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। इसी में सब पॉइंट, इसमें आपका थर्ड सब पॉइंट आएगा कि समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया यहीं की जाती थी। यहीं से मतलब जहां पर देवता का निवास स्थान है वहीं पर सारी क्रियाएं की जाने लगी। ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर वही सब चीजें हैं कि धीरे धीरे ये क्रियाकलाप मंत्रों के इर्द गिर्द जो क्रियाकलाप हैं ये बढ़ते गए हैं और वैसे वैसे इसने क्या है मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि आपको ये लिखवाने की जरूरत भी पड़ेगी। भाई जब क्रियाकलाप बढ़ने लगे हैं तो वैसे वैसे क्या आबादी बढ़ने लगी है और वैसे वैसे यहां पर मुख्य शहरी संस्था बन गई है। तो ये बात यहां पर बताई गई है। तो आपने यहां पर ये पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये लाइन भी इसी में ऐड कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बदलने की वस्तुओं को बदलने की प्रक्रिया में हो सकता है आप भूल जाएं कि वस्तुएं किस प्रकार की वस्तु बदली जाती थी। तो यहां पर तेल निकालना, अनाज पीसना ये शामिल कर लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए। अब देखिए अगले पैराग्राफ में बताया गया है, अगले पैराग्राफ में यहां पर जमीन के बारे में जिक्र किया गया है। अभी तक तो आपने मंदिर के बारे में देख लिया, मंदिर शहर की विशेषताओं के बारे में देख लिया। अब यहां पर जमीन का जिक्र किया गया है कि यहां पर जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद भी जो इनकी कृषि थी वो कई बार संकटों में घिर जाती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो दजला और फरात नदियां थी इनकी कई उपधाराएं भी थी और जब उपधाराओं में बहुत ज्यादा गाद वगैरह जमा हो जाती थी तो उनकी जो धारा है, मार्ग है, वो अवरुद्ध हो जाता था। इसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती थी, यानी पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे काफी नुकसान भी सहना पड़ता था। इसके अलावा एक समस्या ये भी थी, जैसे जो नदी है दजला फरात, ये ऊपर से उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर आ रही है, तो जो ऊपरी इलाकों के किसान वगैरह थे वो क्या करते थे, वो इसका पानी अपने खेतों में मोड़ लेते थे और इसके पानी का भरपूर इस्तेमाल करते थे। इसकी वजह से क्या है, नीचे के रहने वाले जो किसान हैं, दक्षिणी इलाके में रहने वाले जो किसान हैं, इनको पानी मिल ही नहीं पाता था। तो इसकी वजह से झगड़े भी होते थे। ये बात भी यहाँ पर बताई गई है कि इसकी वजह से यहाँ पर अक्सर झगड़े भी होते थे। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं बताई गई हैं। यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे 18वां पॉइंट, पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। इसमें सब पॉइंट, इसका कारण क्या है, फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं से बाढ़ आ जाना इसका प्रमुख कारण है। इसका सब पॉइंट हो जाएगा, 18वें का सब पॉइंट हो जाएगा। तो यहां तक आपने चीजें क्लियर कर ली होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसी में जो देखिए मैंने कहानी बताई थी वही कहानी यहां पर लिखी हुई है। और देखिए यहां पर एक मंदिर के बारे में ऊपर भी दिखाया गया है, नीचे भी दिखाया गया है। मंदिर का मैप यहां पर भी दिया हुआ है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का एक मंदिर है, देखिए मैं दिखा देता हूं। दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर लगभग 5000 ईसा पूर्व। ऊपर आपकी वेदिका है, नीचे प्रवेश द्वार है, भट्टी है ये, यानी आप देख पा रहे हैं छोटा सा ही मंदिर है, कोई ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिखाया गया कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर, जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुखभाग चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये मंदिर आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार के कुछ मंदिर हुआ करते थे। अब देखिए इसी में ही, यानी ये तो आपने यहां पर नोट कर लिया है, ये आपका 18वां पॉइंट था, 18 का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया है।
अब आपका 19वां पॉइंट आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर अक्सर पानी को लेकर झगड़े हुआ करते थे, जैसे झगड़े अपने भारत में होते हैं पानी को लेकर, मैड को लेकर, तो वैसे ही यहां पर भी झगड़े हुआ करते थे। तो यहां पर आपका अब 20वां पॉइंट आएगा। यहां पर आप यहां पर लिखेंगे मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। तो मैंने उसका कारण बता दिया। कारण क्या था कि जो ऊपरी इलाकों के किसान थे वो नदी का पानी अच्छा खासा यूज कर लेते थे और नीचे वाले किसानों को पानी नहीं मिल पाता था। या फिर ऐसा होता था कि ऊपरी इलाके से जो भी अपनी गतिविधियां करते थे उसकी वजह से वहां की जो धाराएं हैं, नदी की धारा में सिल्ट जमा हो जाती थी और मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। इसकी वजह से भी नीचे के इलाकों में पानी नहीं पहुंच पाता था। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और बताई गई हैं। यहां पर झगड़ों का जिक्र आ ही गया है तो झगड़ों के बारे में एक बात और बताई गई है कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतता था वो अपने साथियों और अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे। इसके अलावा जो लोग हार जाते थे उन्हें ये बंधक बनाकर अपना चौकीदार या नौकर बना लेते थे। ये बात भी यहां पर बताई गई है। तो यहां पर आपका 21वां पॉइंट अब आप लिखेंगे कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों और अनुयायियों को लूट का माल बांट देते थे तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर उन्हें अपना चौकीदार या नौकर बना लेते थे। देखिए जिस प्रकार मैं बोलता जा रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे करके क्या हुआ कि जैसे जैसे युद्ध होते गए वैसे वैसे लोगों ने, एक समूह विजित हुआ तो उस विजित समूह ने दूसरे समूहों के लोगों को अपना कह सकते हैं गुलाम बना लिया, एक तरह से चौकीदार नौकर ये सब बना लिया। तो आगे चलकर इनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज हैं तो कल चले जाएंगे। भाई ये परमानेंट नहीं थे। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली इनका शासन स्थापित हो जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर आप इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, 21 का सब पॉइंट आप लिखेंगे, किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये लोग, ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज हैं तो कल चले जाते थे। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ है, बाद के समय परिवर्तन आया है। बाद के समय में एक ऐसा समय आया है कि जब इन नेताओं ने अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज के बारे में, समुदाय के कल्याण के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है और समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे करके वहां पर फिर नई नई संस्थाएं बनी हैं, नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई हैं। यहां पर बताया गया है कि इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं को अर्पित करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे मंदिरों की सुंदरता बढ़ती गई है, मंदिरों का आकार भी बढ़ता गया है। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। यहां पर आप अपना 22वां पॉइंट अब आप लिखेंगे और 22वें पॉइंट में लिखेंगे कि बाद के समय में इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। बाद के समय में इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी में सब पॉइंट, इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं को अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। तो यहां पर वही सब चीजें बताया गया है कि उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सकें। जैसा कि आपने एनमर्गर की कहानी के बारे में पढ़ा था कि एनमर्गर ने अपना एक दूत अरट्टा के राजा के लिए भेजा था। तो वही सब चीजें यहां बताई गई हैं कि जैसे जैसे इन लोगों का प्रभाव बढ़ गया, इन लोगों ने समाज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, तो वैसे ही इन्होंने अपने मंदिरों को भी बहुत ज्यादा शानदार बनाने का प्रयास किया। तो इसलिए इन्होंने अपने लोगों को दूर दूर भेजा ताकि वो मंदिरों के निर्माण में जो भी सामग्री प्रयुक्त होती है उसको ला सकें। तो इन सब चीजों का जिक्र यहां पर किया गया है। अब देखिए यहां पर अगले पैराग्राफ में कुछ चीजें बताई गई हैं। यहां पर कहा गया है कि हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। यानी यहां पर एक ऐसा समय भी हमें देखने को मिलता है जिस समय में क्या है, जो भी मुखिया होते थे, जो भी विजेता वगैरह होते थे, तो इन्होंने अपने आसपास के जो गांव हैं उनके लोगों से कहा है कि आप हमारे आसपास ही आकर, यानी हमारे शहरों में आकर बस जाइए।
इसका एक लाभ ये था कि ये लोग जब भी जरूरत पड़ेगी लड़ाई वगैरह की तो तत्काल इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऐसे करके एक सेना भी इकट्ठी हो जाएगी। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। और इसके अलावा जब लोग पास पास में रहेंगे तो जंगली वगैरह जानवर हैं उनसे भी सुरक्षा मिल जाएगी, अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। तो यहां पर उरूक नगर का जिक्र किया गया है। उरूक जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, इससे हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। तो यहां पर आपका 23वां पॉइंट अब आपका आएगा और इसमें आप यहां से लेकर यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। इसी में अगला सब पॉइंट है, देखिए यहां पर जो भी एक्सकेवेशन हुई है यानी उत्खनन वगैरह हुए हैं तो उनसे पता चला है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरूक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। तो यहां पर आप यहां से लेकर यहां तक इसमें नोट डाउन करेंगे, यानी नगरों का जो विकास हुआ है वो गांव के विनाश पर हुआ है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक लाइन में समझ सकते हैं कि नगरों का जो विकास हुआ है वो गांव के आसपास के जो गांव हैं उनका विनाश करके हुआ है। मान लीजिए उरूक, पहले यहां पर भी मंदिर हुआ करता था, तो बाद में क्या है, यहाँ के जो प्रमुख मुखिया या शासक हैं उन्होंने आसपास के गांव को इसमें मर्ज करने की सोची है कि और सुंदर नगर बनाया जाए। तो ऐसे करके यहाँ पर दर्जनों छोटे छोटे गांव हैं वो उजड़ गए हैं और उनकी बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन भी हुआ है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया का कौन सा नगर मंदिर नगर था, तो उरूक इसका एक एग्जाम्पल है। तो आपने यहां पर 23वां पॉइंट और 23वें का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उरूक के बारे में कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। देखिए उरूक का जो अस्तित्व है, तो उरूक नगर जो है ये 4200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा है। और ऐसे करके ये बताया गया कि जैसे जैसे ये बना रहा है वैसे वैसे क्या है 2800 ईसा पूर्व के आसपास ये बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। आप लोग जानते हैं जो नगर है, नगरों का लगातार विस्तार होता है, जनसंख्या बढ़ती है, नगरों पर दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे नगरों का विस्तार होता जाता है। तो यहां पर आप 22वें सेकंड सब पॉइंट यानी 22वां पॉइंट जो आपने लिखा है उसी का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे कि उरूक नगर 4200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में बना रहा। यहां से लेकर केवल यहीं तक लिखना है। तो आपने उरूक नगर के बारे में यहां पर जानकारी इकट्ठा कर ली है और लिख भी ली है। अब देखिए जो लड़ाइयां होती थी, युद्धबंदी वगैरह होते थे बाद के समय में, जैसा कि आपने जाना है कि बाद में परिवर्तन आया है। शुरुआत में तो जो मुखिया वगैरह होते थे वो उन्हें उनसे अपना निजी काम करवाते थे, जैसे चौकीदारी करवाना, नौकर बना लेना, ये सब करवाते थे। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ है, जो मुखिया हुए हैं उन्होंने समाज के बारे में, समुदाय के कल्याण के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि मुखिया केवल मुखिया ना रहकर अब राजा के रूप में स्थापित हो गए हैं। तो अब आगे क्या हुआ है, आगे जब राजा हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है युद्ध वगैरह होने लगे हैं, और युद्ध वगैरह हुए हैं तो युद्ध बंदियों के काम यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। और यहां यह भी बताया गया है कि उन्हें काम पर लगाया जाता था, उसके बदले में उन्हें अनाज दिया जाता था। यानी किसी प्रकार की मुद्रा वगैरह का चलन नहीं था, बल्कि यहां पर उसके बदले में उन्हें अनाज दिया जाता था। तो यहां पर आपका 23वां पॉइंट आएगा। यहां पर अब आपका 23वें पॉइंट में आप लिखेंगे युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। इसी में सब पॉइंट, इसमें सब पॉइंट आप लिख लेना कि यहां पर जो कृषि कर है वो भले ही देना ना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। यानी काम तो हर किसी को करना ही पड़ता था। यानी जो जितने भी लोग प्रजा के लोग हैं उन्हें काम तो राजा के लिए करना ही पड़ता था, ये कंडीशन यहां पर थी। इसी में 23वें में सेकंड सब पॉइंट, जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। तो हमें इस प्रकार की कई राशन सूचियां मिली हैं जिनसे कई लोगों के नाम, उन्हें जो भी अनाज दिया जाता है, उन्हें कपड़े या तेल जो मात्रा दी गई है वो उन सबका लेख उसमें मिला है। अब देखिए यहां पर एक बताया गया है कि अनुमान के अनुसार जो मंदिर शहर थे, यानी जो जो शहरों में मंदिर बनाए गए थे, तो मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए लगभग 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। एक पट्टिका से हमें इस बात का जिक्र मिलता है, लिखना नहीं है, केवल समझ लीजिए आप। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एन वर्कर ने अपना दूध अरट्टा के लिए भेजा है, तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने, सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के काम में जुटे रहते थे।
तो ये सब आप बात जानते हैं भाई, जब राजा के अधीन ये काम कर रहे हैं तो राजा जो कहेगा वो इन्हें मानना ही पड़ेगा। तो यहां पर इन सब वजह से, यहां पर क्या है, इन सब वजह से लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरूक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई है। यानी राजा के शासन के बाद, राजा के आदेश की वजह से, जैसा कि राजा ने आदेश दिया है, तो उस वजह से यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर उरूक नगर जो है बहुत फला फूला है। और इसके अलावा आप लोग ये बात तो जानते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो शुरुआती दौर में कांस्य सभ्यता थी, यानी यहां पर कांसे का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ ये बात भी आप जानते हैं, यहां पर कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। तो आपने ये बात लिख भी ली है पहले से, तो यहां पर दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहां पर सहतीर वगैरह नहीं बनते। सहतीर का मतलब जिस प्रकार से आप यहां पर ऐसे सहतीर आप देखते हैं अपने भारत में, उस तरह के सहतीर वगैरह यहां पर नहीं होते थे। यहां पर क्या था, यहां पर जो खंबे वगैरह हैं, ईंटों के खंबे बनाकर छतों को साधा जाता था। तो यहां पर वही बताया गया कि वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। ये सहतीर आप इस प्रकार का जो बनता है आर्क टाइप, उसको बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती थी। इस वजह से क्या है, यहाँ के जो भवन होते थे ईंटों के स्तंभों पर टिके होते थे। तो ये बात भी यहां पर बताई गई है। अब देखिए यहां पर ये 24वां पॉइंट करके आप लिख लीजिए। यहां पर लिख लेना कि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी, इसलिए वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था। तो ये आपका 24वां पॉइंट हो जाएगा। यहां पर मंदिर में विशेष प्रकार का साज सजावट के लिए, साज सज्जा के लिए यहां पर त्रिकोणे जो कोण होते हैं, शंकु होते हैं, उनको बनाने का प्रचलन भी था। तो यहां पर ये बताया गया कि सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था, और इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवार में लगाया जाता था। यानी यहाँ पर जैसे आपके यहाँ सजाने के लिए भारत में क्या होता है, फूल माला इस्तेमाल होती है, केले वगैरह के पत्ते वगैरह हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या था, शंकु का प्रचलन था। शंकु बनाकर शंकु को मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, और ऐसे करके मंदिरों की जो दीवार होती थी उनको अट्रैक्टिव बनाया जाता था। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, 25वां पॉइंट है, सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने काम में लगाया जाता था, और इसी में सब पॉइंट, इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था। इसके अलावा मूर्तिकला के बारे में बताया गया है कि मूर्तिकला के क्षेत्र में भी इन्होंने उच्च कोटि की सफलता प्राप्त कर ली थी। तो मूर्तिकला के सुंदर नमूने चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। यहां पर आप इसी में 26वां पॉइंट आप लिखेंगे कि मूर्तिकला के सुंदर नमूने चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। यानी यहां पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो चिकनी मिट्टी से नहीं बनाई गई हैं, बल्कि आयातित पत्थरों से बनाई गई हैं, बाहर से मंगवाए हुए पत्थरों को तराश कर बनाई गई हैं। तो ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अब देखिए यहां पर परिवर्तन कब आया है, जब जैसे कुम्हार के चाक का इस्तेमाल होने लगा है, तो यहां पर एक युगांतरकारी परिवर्तन आया है। तो यहां पर फिर बर्तनों को आसानी से बनाया जाने लगा है। ये सब चीजें आप जानते हैं। अब देखिए ऊपर एक इमेज है, वो भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए पट्टी की यहां पर दिखाई गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति है, ये शेर है, शेर को भाले से मारता हुआ दिखाया गया है। एक दूसरे चित्र में इसके नीचे ही पट्टी में ये वाला जो व्यक्ति है, इसको तीर यानी धनुष्मान के साथ शेर को मारते हुए दिखाया गया है। ये यहां पर इंगित किया गया है। नीचे आपके सामने यहां पर एक फिर से चित्र है, यानी यहां पर एक बेलनाकार मुद्रा की छाप है, लगभग 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्णित शिलापट या स्लेट है। दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी है। यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे हैं 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं। ये 3 युद्धबंदी आप देख पा रहे हैं। आपका पहला ये युद्धबंदी, ये युद्धबंदी, ठीक है, ये युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं। और चौथा व्यक्ति, यानी ये 3 युद्धबंदी इनके हाथ बंधे हुए हैं, और इनमें से एक चौथा व्यक्ति है, ये दया की भीख मांग रहा है। तो इस तरह की कई प्रकार की कलाकृतियां यहां से ये भी प्राप्त हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी अगली हेडिंग आएगी मेसोपोटामिया की मोहर। अगर हम लोग मेसोपोटामिया की मोहर को सिंधु घाटी सभ्यता से मिली मोहरों से कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वो आयताकार या फिर वर्गाकार हैं। वहीं मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो बेलनाकार हैं, यानी बेलन की आकृति वाली मोहरें हैं, बेलन जैसी मोहरें हैं, इस प्रकार की मोहरें हैं। इन मोहरों में
बीच में एक छेद हुआ करता था जिसमें तीली डालकर इसे गीली मिट्टी पर घुमाया जाता था और ऐसे करके इस मोहर पर जो उकेरी हुई आकृति है वो गीली मिट्टी पर छप जाती थी। तो वही बात यहां पर बताई गई है। तो आपका 27वां पॉइंट यहां पर आएगा, मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थीं, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थीं और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। तो ये आपका 27वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मोहरें दिखाई गई हैं, कुछ इस प्रकार से मोहरें हैं, बेलनाकार मोहरें हैं और इनसे बने हुए जो चित्र हैं वो भी दिखाए गए हैं। देखिए इनसे बना हुआ चित्र, गीली मिट्टी पर जो घुमाकर चित्र बनाया गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें और उनकी छापें दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है शहरी जीवन। यहाँ पर हम लोग मेसोपोटामिया के शहरी जीवन को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे जैसे मेसोपोटामिया के नगरों का विस्तार होता गया है वैसे वैसे उस नगरों की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता गया है और सामाजिक व्यवस्था में नगरों की जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। उच्च या संभ्रांत वर्ग से आशय जो राजशाही वगैरह के लोग हैं या फिर प्रशासनिक लोग हैं उनसे इसका आशय है। धन दौलत का भी ज्यादातर हिस्सा जो था वो इसी छोटे से संभ्रांत वर्ग के हाथ में केंद्रित था और इस बात की जो पुष्टि है, इस तथ्य की जो पुष्टि है वो इन लोगों की जो कब्रें हैं उन कब्रों से जो बहुमूल्य चीजें मिली हैं उससे इसकी पुष्टि होती है। ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर आपका 28वां पॉइंट आएगा कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। इसी में सब पॉइंट, धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इसी में सब पॉइंट, इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें विशाल मात्रा में उर में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली हैं। ये आपका 28वें का पहला सब पॉइंट हो जाएगा और ये 28वें का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। ये आपने यहां पर नोट डाउन कर लिया है। ये तो यहां पर आपने उच्च या संभ्रांत वर्ग के लोगों के बारे में जान लिया। अब जो आम जन है यानी जो आम आदमी है उसकी स्थिति क्या थी वो भी हम जानेंगे। तो यहां पर जो कानूनी दस्तावेज मिले हैं जैसे विवाह के, उत्तराधिकार के, उनसे पता चलता है कि यहां पर एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें हम दो और हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट होता है, उस प्रकार की फैमिली को आदर्श माना जाता था। तो यहां पर आप 29वां पॉइंट आप लिखेंगे, कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। यहां पर बताया गया है कि भाई जैसी चीजें भारत में हैं उसी प्रकार की चीजें यहां पर भी थी। यहां पर जैसे पितृसत्तात्मक परिवार था, पिता परिवार का मुखिया होता था। तो यहां पर आप सब पॉइंट आप लिखेंगे, पिता परिवार का मुखिया होता था। इसी में 29 का सब पॉइंट आप लिख लेना, पिता जो था वो परिवार का मुखिया होता था। यहां पर वही बात बताई गई है कि हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ रहा करते थे, लेकिन पिता जो है परिवार का मुखिया होता था, जिस प्रकार से भारत में होता है। यहां पर वही बताया गया कि विवाह कैसे होते थे। जैसे विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के लोगों को उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। सिमिलरली जिस प्रकार से आपके भारत में जो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है वही प्रक्रिया का जिक्र यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यानी आपके हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज से शादी होती है उसमें क्या होता है, शादी होने के उपरांत जब बहू घर में आती है पहली बार तो आसपास के मंदिर में जाने का रिवाज होता है। अगर आपने देखा हो, अधिकांश, मैंने तो अधिकांश यही देखा है, तो सेम यहाँ पर भी वही रिवाज था। यानी यहाँ पर शादी वगैरह होने के बाद में ये लोग जो नवदंपति है वो मंदिर में भी जाता था। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए अगले पैराग्राफ में मेसोपोटामिया की नगर नियोजन पद्धति की बात की गई है। तो आपकी हेडिंग होगी मेसोपोटामिया की नगर नियोजन पद्धति, ये आपकी हेडिंग होगी। अगर हम लोग मेसोपोटामिया के नगरों को सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं कि मेसोपोटामिया के नगरों में नियोजन पद्धति का अर्थात प्लानिंग का अभाव था। यानी मेसोपोटामिया के जो नगर हैं वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत स्थापित नहीं किए गए हैं। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत स्थापित किए गए हैं। यानी अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा वहां पर जो नालियां थी वो प्रॉपर रूप में नालियां बनाई गई थी जल निकासी के लिए। सड़कें जो थी वो 90 डिग्री पर टर्न होती थी। इसके अलावा स्वच्छता का खास ध्यान रखा गया था, नालियां ढकी हुई थी। इसके अलावा घरों में कुएं वगैरह बनाए गए थे, घरों में रोशनदान भी बनाए गए थे ताकि घरों में प्रकाश की व्यवस्था सही प्रकार से हो सके। यानी कि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं ये
उत्कृष्ट नगर हैं, वहीं मेसोपोटामिया के जो नगर हैं वो उतने ज्यादा उत्कृष्ट कोटि के नहीं हैं। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी मेसोपोटामिया की नगर नियोजन पद्धति। यहां पर उर नगर की बात की गई है। तो उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। तो यहां पर यह पाया गया उसमें टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियां पाई गई, जिससे ये पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अन्य घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अनाज के बोरे और ईंधन को पहुंचाने के लिए संभवतः गधे पर लाद कर ले जाते होंगे, ये बात यहां पर कही गई है। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि जल निकासी की यहां पर व्यवस्था नहीं थी। जिस प्रकार की व्यवस्था मोहनजोदड़ो में पाई गई है उस प्रकार की यहां पर जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं थी। जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नालियां उन उरनगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई हैं, ये बात भी बताई गई है। इसके अलावा जो घरों की छतों का ढलान है ये भीतर की होता था, ये ढलान बाहर की नहीं होता था बल्कि ये भीतर की ओर होता था। और ये पूरा जो पानी है इस पानी को किसी हौज में एकत्रित किया जाता था, यानी आंगन में जो हौज बनी होती थी, गड्ढा बना होता था, उसमें इस पानी को संचित किया जाता था। ये बात भी यहां पर बताई गई है। आगे यहां पे बताया गया है कि ये लोग साफ सफाई का भी विशेष ध्यान नहीं रखते थे। अपने घर का जो कूड़ा कचड़ा है वो बुहार कर गलियों में डाल देते थे। तो ऐसे करके ये आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। जब लगातार गलियों में कूड़ा फेंका जाता था तो क्या होता था, गलियां ऊंची हो जाती थी। तो इसकी वजह से इनकी जो घर की दहलीज है वो नीची पड़ जाती थी। तो बरसात वगैरह में घर की दहलीज जब नीची होगी तो गलियों से पानी जो है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो यही कारण है कि इनकी जो दहलीज है वो काफी ऊंची पाई गई है, ताकि जो गलियों का पानी है, गलियों का जो बरसात ऋतु में पानी है वो घर के अंदर प्रवेश न कर पाए। ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। यानी कि यहाँ पर खिड़कियां वगैरह भी प्रॉपर नहीं बनाई गई थी, जैसी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बनाई गई थी उस तरह की खिड़कियां भी यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे चीजों को। देखिए ऊपर हमने 29 पॉइंट लिख लिए हैं। अब आपका 30वां पॉइंट यहां पर बताया गया है। 30वें पॉइंट में आप लिखेंगे, उर नगर की खुदाई से पता चलता है, यानी उर नगर की खुदाई से पता चलता है कि उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां थीं। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां थीं। यह आपका 30वां पॉइंट है। इसी में सब पॉइंट नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। इसका अगला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई हैं। यानी इसका अगला सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। यानी आपका 30वां सब पॉइंट आपने लिखा है, उर नगर की 1930 के दशक में खुदाई से पता चलता है कि उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां थी। यानी इसी में आगे लिख लेना, नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। यह आपका 30 का पहला सब पॉइंट है। और 30 का सेकंड सब पॉइंट लिख लिया होगा आपने कि जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं। तो इससे ऐसा समझा जाता है कि इनकी छतों का जो ढलान है वो भीतर की ओर होता होगा, ऐसा समझा जाता है। तो देखिए जो मैं बोलता जा रहा हूं तो वही आपको नोट करना है। तो यहां पर 30 का सेकंड सब पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लिख लेना, जिससे यह समझा जाता है, इसी में आगे यानी 30 के सेकंड सब पॉइंट में जिससे समझा जाता है कि वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हौजों में ले जाया जाता है। घर के अंदर एक गड्ढा होता था हौज, उसमें पूरा पानी ले जाया जाता था। यानी पानी जो था वो घर से बाहर नहीं जाता था बल्कि घर के अंदर ही जो हौज बनी होती थी उसी में छोड़ा जाता था। ये बात यहां पर बताई गई है। तो आपने यहां लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपने 30वां पॉइंट आपने लिख लिया है। 30 का यानी सेकंड सब पॉइंट हो गया है। अगला पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर 30 का तीसरा सब पॉइंट आएगा। यहां लिख लेना कि उर के लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी
ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ भर बहकर घरों के भीतर ना आ सके। ये तीसरा सब पॉइंट है कि उर के लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घर के भीतर ना आ सके। तीसरा सब पॉइंट हो गया। चौथा सब पॉइंट अब आप यहां पर नोट करेंगे। कमरों के दरवाजे, कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। तो हो सकता है ये शायद इस प्रकार से ये गोपनीयता के लिए ऐसा किया गया हो, प्राइवेसी को ध्यान में रखकर इस तरह के कमरों का निर्माण किया गया हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के अंधविश्वासों का भी पता चलता है कि घरों में कई प्रकार के अंधविश्वास भी प्रचलित थे। तो इसके बारे में, अंधविश्वासों के बारे में शकुन अपशकुन की एक पट्टिकाएं भी लिखी मिली हैं। तो यहां पर आप पांचवा सब पॉइंट आप लिखेंगे। यहां पर पांचवा सब पॉइंट आपका आएगा, घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली हैं। जैसे कुछ बातों का जिक्र भी यहां पर किया गया है। घर की दहली ऊंची उठी हुई हो तो वहां पर धन दौलत आती है। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर के ओर ना खुले तो वो घर सौभाग्य प्रदान करता है। तो ये सब चीजें यहां बताई गई, यानी शकुन अपशकुन की पट्टिका प्राप्त हुई है जिससे पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासी भी थे। तो ये आपने 30वें का 5वां सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। इसके अलावा यहां पर कुछ चीजें और बताई गई हैं कि उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। तो यहां पर आप 30 का 6वां सब पॉइंट आप यहां पर नोट करेंगे। इसमें लिखेंगे, उर में कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। तो ऐसे करके आपने यहां पर जो मेसोपोटामिया की नगर नियोजन पद्धति है उसकी जानकारी यहां से प्राप्त कर ली है, इसके उर नगर से प्राप्त कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर उर नगर का नक्शा दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगली आपकी हेडिंग है अब आपकी पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, यानी जो पशुचारक क्षेत्र अभी तक तो आपने मंदिर नगर के बारे में जान लिया, अब आपका जो व्यापारिक नगर है उनको भी डिटेल में हम जानेंगे। तो यहां पर बताया गया पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, यानी पशुचारक क्षेत्र से कैसे व्यापारिक नगर बना है वो बात यहां पर बताई गई है। अब देखिए यहां पर एक मारी शहर है, मारी नगर के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए मैं मैप पर दिखा दे रहा हूं, मारी कहां, ये आपका मारी नगर है, ये मारी है, ऊपर मैप दिया हुआ है पूरा, ये मारी नगर है। तो यहां पर बताया गया कि 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला है। मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि यह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। यानी कि ये दक्षिणी भाग में नहीं, बिल्कुल दक्षिण में नहीं है, बल्कि फरात नदी की ऊपर की धारा पर स्थित है। ये बात यहां पर बताई गई है। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग रहते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए काम में लिया जाता था। ये बात भी यहां पर बताई गई है। देखिए यहां पर अब आप क्या करेंगे, अब आप 31वां पॉइंट लिखेंगे। 31वें पॉइंट में आप लिखेंगे 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। मारी नगर दक्षिण के मैदानी भाग पर स्थित नहीं है, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर स्थित है, ऊपर की जो धारा है उस पर स्थित है। यह आपका 31 का पहला सब पॉइंट है। यहां पर 31 का सेकंड सब पॉइंट अब आपका आएगा, मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही लोग होते थे, लेकिन इस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। तो ये 31 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर वही पशुचारकों के बारे में बताया गया कि पशुचारकों को अनाज, धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी, तो अपने पशुओं की जो भी उत्पाद हैं, पनीर वगैरह है, चमड़ा, मांस वगैरह, ये सब बेचकर या इसके बदले में इन्हें प्राप्त करते थे। इसके अलावा इनके जो बाड़े होते थे, उन बाड़ों में जो पशु रखे जाते थे, उनसे जो भी
गोबर प्राप्त होता था, तो उस गोबर का इस्तेमाल करके खाद बनाई जाती थी। तो ये बात भी बताई गई है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कई बार किसानों और जो गडरिये थे यानी जो पशुचारक थे उनके बीच झगड़े भी होते थे। खास करके ये लोग अपने जो भेड़ बकरियां हैं उनको किसानों के खेतों में छोड़ देते थे, तो इसकी वजह से झगड़े भी होते थे। ये जो भी गडरिये हैं खानाबदोश हैं, खानाबदोश का मतलब है घुमक्कड़ी टाइप के हैं, प्रॉपर निवासी नहीं है बल्कि घुमक्कड़ी टाइप के हैं। तो घुमक्कड़ी होते थे यानी कभी कभी आ जाते थे और आने पर क्या होता था, जो आसपास के गांव या खेत खलिहान होते थे उनको ये नुकसान पहुंचाते थे। ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर आपने 31 का सेकंड सब पॉइंट आपने लिख लिया है। इसमें आपका अगला सब पॉइंट आएगा, तीसरा सब पॉइंट। यहां पर आप लिखेंगे किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। ये गडरिये, इसी में लिख लेना आगे, खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। विराम लगाकर इसमें आगे आप यहां से लेकर यहां तक लिख लेना। तो 31 का तीसरा सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए ये घुमक्कड़ी जो लोग हैं यानी जो पशुचारक हैं, घुमक्कड़ी यायावर लोग हैं, तो ये कहां से आते थे ये बताया गया है। तो ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें कि ये जो लोग हैं ये पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। पश्चिमी का जो मरुस्थल वाला भाग है वहां से ये लोग आते थे। तो यहां पर आप लिखेंगे 32वां पॉइंट। 32वें पॉइंट में आप लिखेंगे मेसोपोटामिया के कृषि से संबद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर यानी कि घुमक्कड़, ब्रैकेट में घुमक्कड़ समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। यानी जो घुमक्कड़ पशुचारक हैं जिसको यायावर भी कहते हैं, तो इनके झुंड कहां से आते थे, पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। ये आपका 32वां पॉइंट हो गया। इनके देखिए जो समूह होते थे ये अपने साथ भेड़ बकरियां भी लाते थे। तो ये बताया गया कि ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। तो यहां पर आप 32 का सब पॉइंट आप लिखेंगे कि ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूर अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर ये यहीं बस जाते थे। इनमें से कुछ तो इतने ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग हो गए थे कि उन्होंने खुद की शासन भी स्थापित कर लिया। इसी में आप 32 का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये 32 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। इसी में तीसरा सब पॉइंट हो जाएगा। ये किन किन जनजातियों के थे ये बताया गया है। ये खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मीनियन जाति के थे। ये आपने यहां पर लिख लिया होगा। ये आपका 32 का थर्ड सब पॉइंट है। देखिए कई बच्चे क्या हैं, मैंने देखा है जो नए बच्चे आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट और सब पॉइंट का क्या चक्कर है। तो जैसे आप प्रश्न पत्र देखते हैं या किताब में लिखा देखते हैं उसी तरह से आपको लिखना होता है। जैसे आपने देखा होगा ये 1 नंबर पॉइंट है, 1 नंबर की लाइन आपने लिख दी। अब कोई चीज इसी के अंदर है तो अगर आप 2 नंबर लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि ये लाइन अलग हो गई। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक का ही सब पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन देकर यहाँ पर ऐसे इसको आई से यानी रोमन अंक जो है उससे आप नोट करके, रोमन लेटर से नोट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर ABCD जो भी आप डालना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि इसका सब पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और बताई गई हैं, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। ये 32 के तीनों सब पॉइंट लिख लिए हैं। तो मारी के राजा का जिक्र भी किया गया है कि मारी के राजा जो थे एमोराइट समुदाय के थे और उनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। यहां पे बताया गया कि इन्होंने स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह थी कि मेसोपोटामिया का जो समाज है और वहां की जो संस्कृति है वो भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों के लिए खुली हुई थी। यानी कि वहां पर भिन्न भिन्न समुदाय के लोग जो हैं वो आकर वहां पर सम्मिश्रित हो गए हैं। ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर आपका 32वां पॉइंट के बाद आपका 33वां पॉइंट आएगा। 33वें पॉइंट में आप लिखेंगे यहां पर मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। इससे ये साबित होता है कि ये राजा जो थे वो एक खानाबदोश समुदाय से आते थे। इसी में आगे लिख लेना, उन्होंने
स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इसी में सब पॉइंट, उनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी, क्योंकि जनजातीय थे तो इस वजह से अपनी पहचान भी शो करते थे, तो इनकी पोशाक जो थी वो वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। तो ये 33 का सब पॉइंट है। अब नोट करके यहां पर जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं वो आप लिख लेना कि मेसोपोटामिया का जो समाज है, मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। ये नोट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने यहां पर जो जो जानकारी मैंने बताई है वो नोट डाउन कर ली है। अब देखिए यहां पर मारी में जिमरी लिम का राजमहल दिखाया गया है। सभागृह, भारी आंगन देख पा रहे हैं, भीतरी आंगन, सिंहासन कक्ष, तो ये दिखाया गया चित्र के माध्यम से। प्रवेश द्वार, यहां पर केवल एक प्रवेश द्वार है, कुआं है, ये सब चीजें बताई गई हैं। लिपिक कार्यालय, बेंच और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों पट्टिकाएं रखी जाती थी। प्रांगण दिखाया गया है। अब देखिए जो मारी का राजमहल है उसका जिक्र किया गया है कि राजमहल कैसा था। तो देखिए यहाँ पे मारी का जो विशाल राजमहल है वहां के शाही परिवार का निवास स्थान था। साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताई गई है कि यहाँ पर दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आटा है, रोटी है, मांस, मछली, फल, मदिरा, ये सब रखे जाते थे। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि राजमहल में सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। यानी यहां पर एक खास बात यह थी कि इनके राजमहल में केवल एक प्रवेश द्वार था जो कि उत्तर की ओर बना हुआ था। यह भी बात बताई गई है। तो ये सब विशेषताएं बताई गई हैं मारी नगर की। देखिए ये जो विशेषता है, ये वाली एक प्रवेश द्वार वाली, ये लिख लेना आप। चाहे तो आप ऊपर ही किसी पॉइंट के सब पॉइंट के रूप में एडजस्ट कर लेना। यहां पर आपका जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिखवाया है, यानी आपका मैंने पॉइंट लिखवाया है 33वां लिखवाया आगे, 33वां पॉइंट लिखवाया है। तो 33 में के सब पॉइंट में ही लिख लेना आप, या फिर नोट करके आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नोट करके आप लिख लेना। नोट करके आप लिख लीजिए, राजमहल, मारी के राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। इतना लिख लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो ऊपर हमने 33 पॉइंट लिख लिए हैं। अब यहां पर आपका अगला जो पॉइंट चलेगा वो 34वां पॉइंट चलेगा। देखिए मैं अपने ध्यान के लिए लिख ले रहा हूं यहां पर, ताकि मुझे ध्यान बना रहे। अब देखिए मारी के बारे में कुछ चीजें और बताई गई हैं कि मारी के राजाओं को सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि जो विभिन्न जनजातियां थी वो यहाँ पर घूमती फिरती थी, तो उन पर नजर भी रखनी पड़ती थी। जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि इनमें से अधिकांश जो जनजातियां थी वो सैनिक के रूप में भी कार्य करती थी, या फिर कई लोग ऐसे थे जिनमें शासन स्थापित करने की क्षमता भी थी। तो राजा कहीं ना कहीं इनसे आशंकित भी रहता था। राजा को लगता था अगर कोई समृद्ध जनजाति आ गई या फिर कोई ऐसा बड़ा समूह आ गया, गुट आ गया, जो कि हमें कहीं अपनी गद्दी से अपदस्थ कर दे, हटा दे, तो दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से वो लोग इन पर नजर भी रखते थे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। जैसे बताया गया मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा, अन्य कई किस्मों के माल नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण तुर्की, सीरिया, लेबनान और ऊंचे इलाकों के बीच लाया लिया जाता था। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो यहां पर आप 33वां जो पॉइंट है, 33वें पॉइंट में आपने 3 सब पॉइंट शायद लिखे हैं। तो 33वें में जो भी आपका अगला सब पॉइंट बने वो आप लिख लेना। मारीज के राजाओं को सदा जनजातियों के चरवाहों से सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। लिख लेना, मारी के राजाओं को सदा जनजातियों के चरवाहों से सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। 33 में का ही जो भी सब पॉइंट हो वो आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे मारी नगर के बारे में जो चीजें बताई गई हैं वो हम लिख लेते हैं। यहां पर आपका 34वां पॉइंट आएगा
मारी नगर से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। यह आपका 34वां पॉइंट है। देखिए, जिस प्रकार की भाषा मैं बोल रहा हूं सेम वही लिखनी है, आपको ज्यादा लंबी चौड़ी भाषा नहीं लिखनी है। इसमें यहां पर यह भी जिक्र किया गया है क्योंकि यहां पर पोत वगैरह यहां से जाया करते थे तो यहां पर अधिकारी रखे जाते थे जो जलपोत है जिस पर सामान लदा हुआ है उसकी कीमत का 10% प्रभार वसूल करते थे, यानी टैक्स वसूल करते थे। तो यहां पर आप लिखेंगे सब पॉइंट करके, दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले लाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। इसी में अगला सब पॉइंट, मारी के अधिकारी जलपोत में लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। 10% प्रभार का मतलब 10% टैक्स वसूल करते थे। तो आपने यहां पर ये लिख लिया होगा। 34 का सेकंड सब पॉइंट ये है, तो आपने ये लिख लिया होगा कि मारी के अधिकारी जलपोत में लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। कुछ चीजें और भी बताई गई हैं, जैसे मारी के बारे में बताया कि जाते जाते बताया गया। थर्ड सब पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, लेकिन व्यापार और समृद्धि के मामले में अद्वितीय था। तो आप ये 34 का थर्ड सब पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि मारी राज्य, यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के लिए वह अद्वितीय था। यह आपने लिख लिया होगा। यहां पर एक नोट और डाल दीजिए। यहां पर आप लिख लेना, कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है और यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था। ये साइप्रस जो कंट्री है उसका अलासिया द्वीप है, तो अलासिया द्वीप से ये लोग तांबा वगैरह लाते थे, तांबा और टिन लाते थे। तो ये नोट करके आप ये लिख लेना, यहां से लेकर यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेसोपोटामिया के नगरों की जो खुदाई हुई, उत्खनन हुआ है, उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। तो यहां पर एक कस्बा है अबू सलाबिक, तो इस कस्बे की खुदाई की गई है। यहां पे बताया गया है कि कस्बा जो था लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था, इसकी आबादी 10,000 से कम थी और ये कस्बा जो था लगभग 2500 ईसा पूर्व के लगभग ये था, इतना पुराना था ये। तो यहां बताया गया कि पुरातत्वविदों ने यहां से पौधों, पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए यहां पर टनों मिट्टी की छानबीन की है। तो ऐसे करके यहां पर इन्हें पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता चला है। बड़ी मात्रा में उन्हें यहां से जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं। इसके अलावा यहां पर गोबर के उपलों के जले होने के प्रमाण भी मिले हैं। घरों में कौन कौन रहते थे तो यह जानने के संकेत इन्हें बहुत कम मिले हैं। गलियों में सुअर जो होते हैं उनके छोटे बच्चों के दांत भी मिले हैं। इससे यह साबित हुआ है कि यहाँ की गलियों में सुअर जो है वो खुले घूमा करते थे। ये बात भी यहाँ पे साबित हुई है। यहाँ पर एक मृतक के साथ सुअर की कुछ हड्डियां के अवशेष भी मिले हैं। इससे यह भी पता चलता है कि मृतक के साथ जानवर भी दफनाए जाते थे। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो आप अगला पॉइंट अब आप लिखेंगे, ये तो आपने यहां पर लिख लिया, अब आपका अगला पॉइंट आ जाएगा, पृथक पॉइंट। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक अगली सी हेडिंग डाल देंगे। इसमें लिखेंगे मेसोपोटामिया का अबू सलाबिक कस्बा। इससे आपको पता चले कि अब जिक्र जो है मेसोपोटामिया के कस्बे का जिक्र हो रहा है। इसका नाम है अबू सलाबिक, मेसोपोटामिया का अबू सलाबिक कस्बा। तो ऊपर हमने 34 पॉइंट कर लिए हैं। अब आपका 35वां पॉइंट चलेगा। तो 35वां पॉइंट आप लिखेंगे, यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसी में सब पॉइंट, पुरातत्वविदों को
यहां से बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं। इसी में सब पॉइंट, वहां गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे मिले हैं। ये 35 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा और ये 35 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप ये और बताएंगे, इसी में तीसरा सब पॉइंट आप और लिखेंगे, वहां की गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि मेसोपोटामिया नगर की तरह यहां भी सूअर छुट्टे घुमा करते थे, खुले घुमा करते थे। इसी में एक अगला सब पॉइंट है, चौथा सब पॉइंट, एक घर में तो आंगन के नीचे जहां किसी मृतक को दफनाया गया था, सूअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो ऐसे करके आपने जो यहां पर अबू सलाब एक छोटा सा कस्बा है, उसके बारे में भी यहां पर आपने जानकारी नोट डाउन कर ली है। क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या चीजें मिली हैं, वो आपने यहां पर लिख ली हैं। अगली हेडिंग है आपकी मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की पहली नगरीकृत सभ्यता थी, यानी यहाँ के जो निवासी थे वो शहरी जीवन को काफी ज्यादा महत्व देते थे। यहाँ पर अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि यहाँ पर मूल निवासियों के साथ साथ बाहर से आई हुई जनजातियों के लोग भी यहाँ पर बस गए थे। उनमें से कई ऐसे लोग थे जो कि बाद में शासक भी हुए, जैसे आपने एमोराइट के बारे में अभी आपने जाना था। तो यहाँ पर कई ऐसे भी लोग थे। यहाँ पर यह भी बताया गया कि युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद ये जो यहाँ के जो लोग हैं, ये अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे, यानी जो उनके काव्य हैं उन काव्यों में उन्हें नगरों का वर्णन या जिक्र किया करते थे और ऐसे करके उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी जो वर्णन है वो हमें गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है। गिलगेमिस एक महाकाव्य है और एक राजा भी है जिसके ऊपर ये महाकाव्य लिखा गया है। तो यह काव्य जो है 12 पटकाओं पर लिखा गया था और ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिस ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया गया था। ये यहाँ पर ये भी बताया जाता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं, उसकी जो कहानी है काव्य में बताई गई, जिक्र किया गया है। तो देखिए कहानी में वही बताया गया कि वो महान योद्धा था, दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। उसे सबसे ज्यादा गहरा झटका तब लगा कि जब उसका जो वीर मित्र है अचानक मर गया और इससे दुखी होकर वो अमृत की खोज में निकल पड़ा। अमृत का मतलब क्या होता है, जिससे वो कभी मरे ना, अमर हो जाए। उसने सागरों महासागरों को पार किया, दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हारकर गिलगेमिस अपने नगर उरुक लौट आया। वहां जब वह अपने आपको सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नजर उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी और वह भाव विभोर हो गया। और बताया गया कि इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यानी ऐसे करके कहानी किस्सों में तो आप जानते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातें अतिशयोक्त रूप में बताई जाती हैं, तो वही कहानी का संक्षिप्त रूप पैराग्राफ में दिया गया है। तो हमें जो चीजें नोट डाउन करनी है वो हम नोट डाउन करेंगे। तो आप यहां पर 36वां पॉइंट आप लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे मेसोपोटामिया के लोग युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। इसी में सब पॉइंट, मेसोपोटामिया के लोगों का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है। इसका सेकंड सब पॉइंट, यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। इसी में सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिस ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। यह आपने लिख लिया होगा। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए जहां पर ज्यादा नीचे तो कहानी किस्सा है वो हमें नोट नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने यहां पर नोट कर ली हैं। तो ऐसे करके 36वां पॉइंट, 36 का सब पॉइंट आपने लिख लिया है। अगली हेडिंग है आपकी लेखन कला की देन। देखिए यहां पर बताया गया है कि मर्मस्पर्शी कहानियां, किस्से वगैरह हैं, उनको तो आप मौखिक रूप से याद सुनकर
लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं, यानी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपने पूर्वजों से सुन लें तो भी आप उन्हें याद रख सकते हैं। लेकिन अगर विज्ञान गणित को जीवित रखना है तो आपको लिखित दस्तावेज और किताबों की जरूरत पड़ेगी, तभी तो उन्हें आने वाली पीढ़ियां उनको जान पाएंगी, उन आविष्कारों को, उन खोजों को समझ पाएंगी, गणित के सूत्रों को प्रयोग कर पाएंगी जब उन्हें लिखित रूप में कहीं सहेजा गया होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे बताया गया कि संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। तो यहाँ पर आपका 37वां पॉइंट अब आपका आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या क्या प्राप्त हुआ है ये बताया गया है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। यहां पर आप सब पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, और फिर आप जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। ये सेंटेंस का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर ये बताया गया है कि उस समय के विद्यार्थियों को किस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। ये एग्जाम्पल यहां दिया गया है कि मान लीजिए अगर एक खेत का क्षेत्र इतना इतना है और वह एक अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। यहां पर यह भी बताया गया कि जो इनका वर्गमूल था तो उस वर्गमूल का उत्तर क्या निकल के आ रहा था, 1.41421296, और जबकि इसका सही उत्तर क्या है 1.41421356 है। हालांकि मिलता जुलता है, यानी कहने का मतलब क्या है, इनकी जो गणना थी वो लगभग सटीक थी। ये हम नहीं कह सकते गलत है, लगभग सटीक गणना थी। इसके अलावा यहां पर सबसे बड़ी देन इनकी क्या है, सबसे बड़ी देन जो आज आप साल में 12 महीने देखते हैं, 12 महीने में आप जो एक महीने का विभाजन देखते हैं, एक महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड किया गया है, या फिर एक दिन को 24 घंटे में डिवाइड किया गया है, एक घंटे को 60 मिनट में डिवाइड किया गया है। तो ये पूरी जो देन है ये मेसोपोटामिया सभ्यता की ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 37 का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। यह सब मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। तो आपने ये लिख लिया होगा। यहां पर यह भी बताया गया कि यह ज्ञान आगे कैसे बढ़ा। तो यह बताया गया समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया, वहां से ये रोम पहुंचा और फिर ये इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। ऐसे करके ये पद्धति, यानी ये समय का जो विभाजन है, ये बाद में प्रचलित ऐसे हुआ है। ये बात भी यहां बताई गई है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है उतना आप लिख लीजिए जैसा मैंने बताया है। तो आपने 37 के दोनों सब पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां बताया गया है कि जब कभी सूर्य और चंद्रग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था मेसोपोटामिया सभ्यता में। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। ये सब चीजें होती थी यहां पर। तो यहां पर आपका 38वां पॉइंट आएगा। 38वां पॉइंट आप लिखेंगे, मेसोपोटामिया में जब कभी सूर्य और चंद्रग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। सब पॉइंट इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति के बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। तो आपने 38वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर एक पुराकालीन पुस्तकालय का जिक्र किया गया है। देखिए, पुराकालीन पुस्तकालय की जो स्थापना थी वो असीरियाई शासक है एक, जिसका नाम है असुरबनिपाल। तो इसने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। इसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें यह सफल भी रहा है। ये बात यहां पर बताई गई है। देखिए, ये पुराकालीन पुस्तकालय या फिर आरंभिक पुरातत्ववेत्ता का जो जिक्र किया गया है वो जिक्र इसलिए किया गया है कि वर्तमान में जो भी उत्खनन हुए हैं तो उन उत्खनन में ये स्थान प्राप्त हुए हैं जहां पर एक पुरा पुस्तकालय था, या फिर जो आरंभिक पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने उस समय के जो भी साक्ष्य थे उनको सहेज कर रखा था। तो ये जो स्थान प्राप्त हुए हैं इनसे आज के जो भी इतिहासकार हैं
उनको भी बहुत कुछ जानकारी मिली है। और ऐसे करके हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में बहुत ज़्यादा जान भी पाए हैं, तो इसलिए इनका अच्छा खासा महत्व भी है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि लौह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से लेकर 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा है। और ये साम्राज्य जो है मिस्र तक फैला हुआ था। यहाँ पे ये बताया गया कि असीरियाई जो शासक हैं, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो उन दिनों लूट मार की थी। कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपनी प्रजा का खूब शोषण करते थे। उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु, शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेकार नजराना जबरदस्ती लिया करते थे। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का ये केंद्र मानते थे। तो इनका जो आखिरी राजा हुआ है, जिसका नाम है अशुरबनीपाल, जिसने एक पुस्तकालय की स्थापना करवाई है, वो आपने यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। जैसे बताया गया है कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जाने बंद हो गई है, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी यानी सुमेरी और अक्कदी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई इसकी की जाती थी। ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि गिलगेमेश के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां हैं, ये भी इसने तैयार करवाई थी। और प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि भी लिखते थे। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखिए, जो चीजें हमें नोट डाउन करनी है वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करके चीजें लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। लौह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से लेकर 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। नोट का पहला पॉइंट है ये। इसी में सब पॉइंट, असीरियाई शासक, यहां पे लिखेंगे बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। इसी में सब पॉइंट, उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल, जिसका टाइम पीरियड है 668 से लेकर 627 ईसा पूर्व, इसने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। बस आपने यहां पर नोट करके इसके बारे में यहां पर लिख लिया, पुस्तकालय के बारे में लिख लिया कि शासक किस वंश से संबंधित है और उस वंश का कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा है, ये आपने यहां पर जान लिया है। बाद बाकी चीजें यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर बताया गया अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। ये अगला सब पॉइंट, यानी इसका तीसरा सब पॉइंट आएगा कि अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और 30,000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। तो ऐसे करके आप लोग पुस्तकालय के बारे में नोट के रूप में लिख पाए हैं। नोट के रूप में आपने पुस्तकालय, पुराकालीन पुस्तकालय का जिक्र देख लिया है। आगे बढ़ने पर हमें आरंभिक पुरातत्ववेत्ता के बारे में जानकारी मिलती है। तो आरंभिक पुरातत्ववेत्ता ने क्या कार्य किए हैं वो भी हम लिख लेते हैं। बताया गया कि दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबुपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया और उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजना पूरी की। तो उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन जो है दुनिया का प्रमुख नगर बना रहा है। बेबीलोन के बारे में बताया गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना था, 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी तिहरी थी, बड़े बड़े राजमहल मंदिर मौजूद थे, एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी, नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए विस्तृत मार्ग भी बना हुआ था। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये भी बताया गया कि जो नेबोनिडस है वो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक भी था। इसने ये भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि उसने लिखा है कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए हैं कि उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया है। क्योंकि लंबे समय तक कोई महिला पुरोहित नियुक्त नहीं की गई थी, तो इसने क्या किया है, इसने महिला पुरोहित को नियुक्त करने के लिए अपनी बेटी को नियुक्त कर दिया है। इस तरह की बातों का वर्णन भी पट्टिकाओं में किया गया है। ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए, यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखिए, यहाँ पर आप केवल और केवल यहाँ पर क्या लिख लीजिए
इसी में नोट करके थोड़ी सी चीजें आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। यहां पर आप लिख लेना, दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। इसी में सब पॉइंट, उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। ठीक है, तो ये नोट करके आपका नोट का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। इसी में सब पॉइंट करके आप लिख लेना, इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था, 4 दीवारी तिहरी थी, इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे और एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए विस्तृत मार्ग बना हुआ था। तो ऐसे करके आपने बेबीलोन जो शहर है उसकी विशेषता भी यहां पर लिख ली है। इसी के साथ यहां पर आपका यह अध्याय समाप्त हो जाता है। यहां पर कुछ तिथियों की गणना की गई है, बताया गया है कि लगभग 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत हुई है। लगभग 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना स्टार्ट हुआ है। लगभग 3200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया और लेखन का कार्य की शुरुआत हुई है। ये सब चीजें आप पहले लिख चुके हैं। लगभग 3000 ईसा पूर्व में उरूक का एक विशाल नगर के रूप में विकास, कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी आई है। 2700 से लेकर 2500 ईसा पूर्व में आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिनमें गिलगेमिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल रहे हैं। 2600 ईसा पूर्व में जो आपकी कीलाकार लिपि थी इसका विकास हुआ है। लगभग 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया है। आगे अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और बताई। लगभग 2000 ईसा पूर्व में सीरिया, तुर्की, मिस्र तक कीलाकार लिपि का प्रसार हुआ है, जो कि आपके आरंभ में ही स्टार्ट में पैराग्राफ में बताया गया था। लगभग 1800 ईसा पूर्व में गढ़ती मूल पाठों की रचना हुई है और अब सुमेरियन जो है वो मूल भाषा नहीं रही है। लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाई राज्य की स्थापना हुई है और लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहां पर आप ज्यादा कुछ मत लिखिए, यहां पर आप एक तो ये लिख लीजिए, जो गढ़ती मूल पाठों की रचना कब हुई है, लगभग 1800 ईसा पूर्व में गढ़ती मूल पाठों की रचना हुई है और सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही है और लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाई राज्य की स्थापना हुई है। बाद बाकी जो डिटेल है वो आप पहले ही नोट डाउन कर चुके हैं, ये डिटेल आप ऊपर नोट डाउन कर चुके हैं, तो ये लिखना जरूरी नहीं है, केवल ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। और देखिए इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। यहां पर इसके साथ ये अध्याय आपका समाप्त हो जाता है। यहां पर कुछ चीज, एक पॉइंट और रह गया है, ये रह गया है 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया है। ये पॉइंट भी यहां पर लिख लीजिए। और 1850 में कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना और पढ़ा गया है पहली बार। ये 4 पॉइंट जो हैं इनको आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, यानी नंबरिंग मत डालिए, पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। जानकारी फैक्ट है ये, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या हुआ है। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है और मैं आशा ये करता हूं कि आपने इसके प्रॉपर वे में नोट्स बना लिए होंगे। लेकिन मेरी आप सबसे एक गुजारिश, फिर से वही गुजारिश है कि आप नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन फिर भी एक बार अध्याय को अपने से पढ़ लिया कीजिए। उसके बाद अगर अपने आप नोट्स पढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो पूरी तरह से नोट्स पर डिपेंड मत होइए, कम से कम नोट्स बनाने के बाद एक बार आप चैप्टर को भी पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।